हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग विषम ज्वर की चिकित्सा सिद्धांत और चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको विषम ज्वर के बारे में बता दिया है कि विषम ज्वर क्या होता है, विषम ज्वर की निरुक्ति क्या होती है, विषम ज्वर का निदान क्या होता है और विषम ज्वर के भेद के बारे में मैंने आपको बताया कि आचार्य चरक ने विषम ज्वर के 5 भेद बताए हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत ने विषम ज्वर के 2 भेद बताए। आचार्य चरक ने विषम ज्वर के जो 5 भेद बताए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद विषम ज्वर के भेदानुसार जो होता है ना, मैंने आपको लक्षण बताया जो कि आचार्य चरक ने बताया। अगर आपको उस वीडियो को देखना हो तो प्लेलिस्ट में आप जाके विषम ज्वर के बारे में पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग विषम ज्वर के चिकित्सा सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि विषम ज्वर का जो होता है ना चिकित्सा सिद्धांत क्या होता है। विषम ज्वर का चिकित्सा सिद्धांत युक्ति व्यापाश्य और दैवव्यापाश्य चिकित्सा, मतलब कि विषम ज्वर की चिकित्सा में सबसे पहली चिकित्सा दी है कि युक्ति व्यापाश्य चिकित्सा करते हैं और दैवव्यापाश्य चिकित्सा करते हैं। युक्ति व्यापाश्य चिकित्सा में दिया है कि हम लोग ज्वर हर औषधि का प्रयोग करते हैं, मतलब कि ज्वर हर जो औषधियाँ होती हैं उनका प्रयोग हम लोग युक्ति व्यापाश्य चिकित्सा के उनका प्रयोग करके हम लोग युक्ति व्यापाश्य चिकित्सा करते हैं। दूसरा दिया है दैवव्यापाश्य चिकित्सा। दैवव्यापाश्य चिकित्सा में हम लोग बलि, मंगल, होम, धूपन आदि कर्म करके जो होता है ना हम लोग दैवव्यापाश्य चिकित्सा करते हैं। चिकित्सा सिद्धांत, पहले चिकित्सा सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आचार्यों ने युक्ति व्यापाश्य चिकित्सा और दैवव्यापाश्य चिकित्सा के बारे में बताया। दूसरा बताया है कि आचार्य चरक ने विषम ज्वर को सन्निपातज माना है, मतलब कि हम लोग इसमें त्रिदोष नाशक चिकित्सा करनी चाहिए। इसमें ये दिया है कि जो विषम ज्वर होता है ना सन्निपातज चरक ने माना है, इसलिए हम इसमें त्रिदोष नाशक चिकित्सा कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा चिकित्सा सिद्धांत है। अनुसार जो होता है ना विषम ज्वर की चिकित्सा में क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले दिया है कि वात प्रधान विषम ज्वर की चिकित्सा, मतलब कि अगर वात प्रधान विषम ज्वर से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसमें हम लोग जो होता है ना घृतपान करा सकते हैं। ठीक है, अनुवासन वस्ती दे सकते हैं और निरूप वस्ती दे सकते हैं। दूसरा है पित्त प्रधान विषम ज्वर की चिकित्सा, मतलब कि अगर पित्त प्रधान विषम ज्वर से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसमें हम लोग विरेचन करा सकते हैं, पित्त शामक औषध से दुग्धपान करा सकते हैं, तिक्त व शीतवीर द्रव्यों से सिद्ध घृत का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब पित्त प्रधान विषम ज्वर से पीड़ित व्यक्ति में हम लोग ये सारी क्रियाएं करा सकते हैं उसकी चिकित्सा के लिए। तीसरा दिया है कि कफ प्रधान विषम ज्वर की चिकित्सा, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति विषम ज्वर से पीड़ित है और वो कफ प्रधान विषम ज्वर से पीड़ित है तो उसमें हम लोग पाचन करा सकते हैं, रुच्छन्नपान का सेवन करा सकते हैं, लंघन करा सकते हैं तथा उष्ण द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, विषम ज्वर की चिकित्सा सिद्धांत, ये कफ प्रधान विषम ज्वर की चिकित्सा सिद्धांत है। विषम ज्वर के चिकित्सा सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आचार्यों ने पहले युक्ति व्यापाश्य चिकित्सा के बारे में बताई, फिर दैवव्यापाश्य चिकित्सा के बारे में बताया, फिर आचार्य चरक ने बताया कि विषम ज्वर सन्निपातज होता है, इसलिए हम लोग त्रिदोषनाशक चिकित्सा कर सकते हैं। और दोषानुसार जो होता है ना, अगर विषम ज्वर से पीड़ित है व्यक्ति, मतलब अगर वातज विषम ज्वर से पीड़ित है तो, अगर पित्तज विषम ज्वर से पीड़ित है और कफज विषम ज्वर से पीड़ित है तो उसमें हम लोग कौन कौन सी चिकित्सा करा सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग विषम ज्वर की चिकित्सा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग उसमें कौन सी संशोधन चिकित्सा कराते हैं और कौन सी संशमन चिकित्सा कर अब हम लोग सबसे पहले हम लोग चिकित्सा में संशोधन चिकित्सा पढ़ेंगे कि विषम ज्वर से पीड़ित व्यक्ति में हम लोग कौन कौन सी संशोधन चिकित्सा करा सकते हैं। तो वातिक विषम ज्वर में हम लोग अनुवासन वस्ती दे सकते हैं और निरूप वस्ती दे सकते हैं। जबकि अगर कोई व्यक्ति पैथिक विषम ज्वर से पीड़ित है तो उसमें हम लोग विरेचन कर्म कर सकते हैं। जबकि अगर कोई व्यक्ति कफज विषम ज्वर से पीड़ित है तो उसमें हम लोग वमन कर्म करा सकते हैं। तो संशोधन चिकित्सा के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग संशोधन चिकित्सा में लोग वस्ती करा सकते हैं, विरेचन करा सकते हैं और वमन करा सकते हैं, वो भी दोषानुसार। वातिक विषम ज्वर है तो उसमें अनुवासन वस्ती, निरूप वस्ती करा सकते हैं। पैथिक विषम ज्वर है तो उसमें विरेचन कर्म कर सकते हैं। और अगर कफज विषम ज्वर है तो उसमें हम लोग वमन कर्म करा सकते हैं। अब विषम ज्वर की संशोधन चिकित्सा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग संशमन चिकित्सा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि संशमन चिकित्सा में हम लोग कौन कौन सी औषधि देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विषम ज्वर के भेदानुसार, मतलब कि आचार्य चरक ने जो विषम ज्वर के 5 भेद बताए हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि वो भेद बहुत इंपॉर्टेंट है कि विषम ज्वर के भेदानुसार निम्न विशिष्ट क्वाथों का वर्णन किया गया है। मतलब विषम ज्वर के जो 5 भेद होते हैं जो कि आचार्य चरक ने बताए हैं, उनमें हम लोग कुछ विशिष्ट क्वाथ देते हैं जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विषम ज्वर की जो 5 भेद आचार्य चरक ने बताया उसमें हम लोग कुछ विशिष्ट क्वाथ का प्रयोग करते हैं जिनको हम लोग एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, जो कि है कल पट निम्न को किराए पर गुड़ची दो। ठीक है, कल से जो होता है ना हम लोग कलिंग आदि क्वाथ लेते हैं। ठीक है, पट से जो होता है ना पटोल आदि क्वाथ लेते हैं। ठीक है, निम्ब है तो निम्ब से निम्ब आदि क्वाथ लेते हैं, ऐसे किरादि क्वाथ लेते हैं। ठीक है, और जो गुड़ची है इसमें गुड़ची दे तो गुड़च्यादि क्वाथ लेते हैं। मतलब ये जो 5 क्वाथ हैं, कलिंग आदि क्वाथ, पटोल आदि क्वाथ, निम्ब आदि क्वाथ, किरादि क्वाथ और गुड़च्यादि क्वाथ, ये जो
इस ट्रिक के द्वारा हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया विषम ज्वर के जो भेद हैं, संतत ज्वर है, सतत ज्वर है, अनुदेशक ज्वर है, तृतीयक ज्वर है और चतुर्थक ज्वर है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो संतत ज्वर में हम लोग कलिंग आदिक्वाथ दे सकते हैं, जो कि मैंने बताया कि कल से कलिंग आदिक्वाथ, तो हम लोग संतत ज्वर में कलिंग आदिक्वाथ दे सकते हैं। सतत ज्वर में हम लोग पटोला आदिक्वाथ दे सकते हैं। ठीक है, जहाँ कि मैंने बताया कि पट से जो होता है ना, पट से पटोला आदिक्वाथ होता है। ठीक है, अन्युदेशक ज्वर में हम लोग निम्ब आदिक्वाथ दे सकते हैं, जो कि मैंने बताया कि निम्ब से हम लोग निम्ब आदिक्वाथ लिखते हैं, तो वही ज्वर है, तो उसमें हम लोग किरा आदिक्वाथ देते हैं। जबकि जो चतुर्थक ज्वर से पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें हम लोग गुरुच्य आदिक्वाथ देते हैं। तो ये जो विशिष्ट क्वाथ होते हैं ना, इन ज्वरों में हम लोग देते हैं, तो इसको हम लोग आसानी से इस ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। तक हम लोगों ने देखा कि जो आचार्य चरक ने विषम ज्वर के 5 भेद बताए हैं, उनमें हम लोग किन विशिष्ट क्वाथों का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि विषम ज्वर में हम लोग किन संशमन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। उन संशमन औषधियों के नाम हम लोग इस ट्रिक के द्वारा आसानी से याद रख सकते हैं, जो कि है विषम ज्वर सुदर्शन मापलो। ठीक है, विषम ज्वर सुदर्शन मापलो से हम लोग कुछ संशमन औषधियों को याद कर सकते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग विषम ज्वर के चिकित्सा में करते हैं। जैसे कि विषम जो होता है ना, उसके वी से विशेश्वर रस ले सकते हैं और विषम ज्वरांतक लौ ले सकते हैं। जबकि जो स है उससे हम लोग संसमनी वटी लेते हैं, महाज्वरांकुश रस लेते हैं और सप्तपर्ण घन वटी लेते हैं। ठीक है, ज्वर जो है, ज्वर से ज्वरग्नि वटी लेते हैं। सुदर्शन जो है, सुदर्शन से सुदर्शन चूर्ण लेते हैं। और माप की मौ से महाकल्याणक घृत लेते हैं। और पौ से जो होता है ना, हम लोग पंचकूल घृत लेते हैं, पटोला आदि घृत लेते हैं, पिपली घृत लेते हैं, पिपली चूर्ण लेते हैं और सटफल घृत होते हैं। ये जो होता है ना संसमन औषधियाँ हैं, जिनका प्रयोग चिकित्सा के लिए। ओवरऑल मैंने आपको इस वीडियो में विषम ज्वर के चिकित्सा सिद्धांत और विषम ज्वर की चिकित्सा के बारे में बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।